Okay, so let's start this. This is scenario-based question 2B. So on the left-hand side, मेरे पास question है और on the right-hand side, I'm going to make the notes for you so that you can solve it independently whenever it comes into your exam. तो साइड पे से हम अपने क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे और जो भी मुझे नोटिंग वगैरह करनी है मैं राइट हैंड साइड पे करता जाऊंगा और जो भी इसका फिर हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। अच्छा जी। अब आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने अवेलेबल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। क्वेश्चन नंबर 13 says that the name of patients are stored in a वन डायमेंशनल एरे। मेरे पास जितने भी पेशेंट्स के नेम हैं वो किस में स्टोर है, एक वन डायमेंशनल एरे के अंदर वो मेरे पास स्टोर हुए हैं। अच्छा, उस वन डी एरे का बेटा मेरे पास नाम क्या है? उस वन डी एरे का जो नाम है मेरे पास दैट इज पेशेंट्स, और जिसकी जो डेटा टाइप है मेरे पास वो है स्ट्रिंग। इसके बाद कहा गया है कि हमारे पास एक और है एरे, 2D एरे है जिसका नाम है मेरे पास रीडिंग। और रीडिंग का काम यह है कि वो आपके पास लेटेस्ट डिटेल्स जो है वो स्टोर कर रहा है। तो मैं काम ये करता हूँ कि यहाँ से मेरे पास सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि मेरे पास द नेम ऑफ द पेशेंट आर स्टोर्ड इन अ वन डायमेंशनल एरे, और उसका नाम क्या है? पेशेंट, जिसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो मैं आप लोगों के पास यहाँ पे जो है अपना डेटा बना लेता हूँ। मतलब मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अगर आप डेटा नहीं बनाएंगे, इट्स बेसिकली लाइक एन एग्जांपल ऑफ अ मैथमेटिकल क्वेश्चन। अब मैथमेटिकल क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें बार बार रिवर्ट बैक करना पड़ता है अपने क्वेश्चन की तरफ, ये समझने के लिए कि उसका आंसर क्या होगा। लेकिन कभी कभार होता यह है कि दोबारा से उसको जब हम शुरू से एंड तक पढ़ते हैं तो हम उसी क्वेश्चन के अंदर जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं इस प्रैक्टिस को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपके पास डेटा बन गया तो आपको बार बार उस क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब डेटा सिर्फ ये आप लोग अपने एक किसी भी रफ नोटबुक या रफ साइट के ऊपर आप बना सकते हैं, जो कि मेरी प्रेफरेंस है। अब जैसे कि यहाँ पे सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि इस सवाल के अंदर द नेम ऑफ द पेशेंट्स आर स्टोर्ड इन अ वन डायमेंशनल एरे जिसका नाम है पेशेंट। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास सबसे पहले एक वन डी एरे है, एक वन डी एरे है, और उस वन डी एरे का नाम क्या है मेरे पास? पेशेंट। और जो ये एरे है, जो ये लिस्ट है, इसकी डेटा टाइप बेटा क्या है? इसकी डेटा टाइप मुझे दी हुई है स्ट्रिंग्स। ये पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है। अब सेकंड में लिखा हुआ है कि ये वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, अ सेपरेट 2D एरे। मेरे पास एक और एरे है, लेकिन अब मेरे पास क्या यूज हो रही है? टू डायमेंशनल एरे। अच्छा, 2D डायमेंशनल एरे के अंदर आपके पास क्या है? रीडिंग्स। और रीडिंग्स क्या स्टोर करा रहा है? इट इज बेसिकली स्टोरिंग द लेटेस्ट डाटा अबाउट ईच पेशेंट। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ दैट इट स्टोर्स द लेटेस्ट डाटा अबाउट ईच पेशेंट। तो अभी तक सवाल ने हमें दो चीज़ें बताई हैं। पहली बात तो ये कि मेरे पास एक एरे है जिसका नाम है पेशेंट्स और डेटा टाइप स्ट्रिंग, और 2D एरे है जिसका नाम है रीडिंग्स, और ये स्टोर करा रहा है। इसके बाद सवाल में लिखा हुआ है कि द एरे ऑलरेडी कंटेन्स द रीडिंग टेकन बाय अ नर्स फॉर ईच पेशेंट। एक और चीज़ ये कि मेरे पास इस एरे के अंदर जितनी भी रीडिंग्स हैं ये आपके पास क्या है? ऑलरेडी टेकन बाय द नर्स। और इस एरे में वो जो रीडिंग्स हैं वो किस तरह आपके पास आ रही हैं? पहली बात तो ये कि वो आपके पास आ रही हैं टेम्परेचर की फॉर्म में। और टेम्परेचर बेटा आपके पास मेजर जो हो रहा है, दिस इज बीइंग मेजर टू अप टू अ 1 डेसिमल प्लेस। और आपके पास और रीडिंग्स क्या बताई जा रही हैं आपको? कि पल्स रेट। और जो पल्स रेट आपके पास है वो आपके पास किस में स्टोर हो रहा है? वो आपके पास स्टोर हो रहा है होल नंबर्स में। तो अभी तक मैंने अपने क्वेश्चन का ये पूरा पार्ट अच्छे से देख लिया और इसकी वर्किंग यहाँ पे अपने डेटा पार्ट पे मैंने स्टोर कर दी।
अब आप में से किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम। इसके बाद आपसे सवाल कहता है कि टेम्परेचर शुड बी इन रेंज 31.6 टू 37.2 इंक्लूसिव। अच्छा जी। हमारे पास जो टेम्परेचर है वो आपसे कह रहा है कि मेरी जो रीडिंग है वो होनी चाहिए 31.6 टू 37.2 इंक्लूसिव। और इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है कि पल्स रीडिंग शुड बी इन द रेंज फ्रॉम 55 टू 100 इंक्लूसिव। और तो ठीक है, पल्स रेंज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी कि इट शुड बी 55 टू 100 इंक्लूसिव। एक बात याद रहे, मैंने शायद आप लोगों को क्लास के अंदर एक क्वेश्चन कराया था इंक्लूसिव का और एक्सक्लूसिव का। और इंक्लूसिव के अंदर हमारे पास मीन्स ये होता है कि जो भी हमारी वैल्यू होती है वो इसी के ही मतलब 31.6 से लेके 37.2 तक ही आएगी। लेकिन अगर आपके पास जो है 55 और से 100 तक, विच मीन्स के इसी के अंदर की वैल्यू आएगी। तो यह मैंने अपने सवाल का ये वाला पार्ट भी कर लिया। अब इसके बाद मेरे पास जो थर्ड पार्ट है, इट सेज दैट द हॉस्पिटल नंबर गिवन to the patient is used for the index on both of the array that is a value between 1 and 100 inclusive। अब हॉस्पिटल का नंबर जो है that is given to the patient is used for index on both arrays। अच्छा, इसको भी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ कि इसमें ये चीज लिखी हुई है कि यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि मेरे पास जो हॉस्पिटल का नंबर है, मेरे पास जो हॉस्पिटल का नंबर है जो मैं अपने पेशेंट को दे रहा हूँ, ये आपके पास यूज होगा एज एन इंडेक्स ऑन बोथ ऑफ द एरेस। और बोथ ऑफ द एरेस कौन सी हैं जो अभी मैंने ऊपर बताई, एक 1D एरे और एक 2D एरे। दैट इज द वैल्यू, और ये भी जो वैल्यू है वो मेरे पास होगी 1 से लेके 100 तक इंक्लूसिव। तो इंडेक्स नंबर आप लोगों को पता है क्या होता है एरे का। एक एरे इस तरीके से होती है, इस साइड को मैं अपने एलिमेंट्स कहता हूँ और जो ये वाली साइड होती है ये हमारी इंडेक्स साइड होती है इंडेक्स नंबर्स की। तो दैट मीन्स कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल नंबर है जो पेशेंट को दिया जा रहा है वो यूज होगा एरे की इंडेक्स के ऊपर, और ये वैल्यू होगी 1 से लेके 100 तक इंक्लूसिव। तो यहाँ तक भी हमने देख लिया, ठीक है, अब आगे चलते हैं। Now, if I move on, it says that the third part, that when the data for a patient is checked, a warning is given. When the data for a patient is checked, a warning is given if any of the readings are out of range। अच्छा, अब जब बेटा हम डेटा चेक कर रहे होंगे पेशेंट्स का, तो डेटा को चेक करते के दौरान हम क्या देंगे साथ साथ में, कोई भी वार्निंग। साथ में हम देंगे बेटा वार्निंग, और वो वार्निंग किस चीज की होगी कि इफ द रीडिंग्स आर आउट ऑफ रेंज। अच्छा, अब सवाल आगे आपसे कहता है कि इफ बोथ रीडिंग्स आर आउट ऑफ रेंज देन अ सिवियर वार्निंग इज गिवन। अगर दोनों रीडिंग्स आपकी जो है वो आउट ऑफ रेंज हैं तो आपके पास क्या आएगी, एक सिवियर वार्निंग। जब भी डेटा पेशेंट के लिए चेक होगा, अगर वो रेंज के अंदर नहीं है तो वो आपको वार्निंग देगा।
अगर दो रीडिंग्स आप लोगों के पास आउट ऑफ रेंज है तो वो सिवियर वार्निंग देगा। फिर सवाल आपसे कहता है यहाँ पर कि राइट अ प्रोसीजर यूजिंग सूडो कोड और प्रोग्राम कोड दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। अब मुझे एक ऐसा सूडो कोड या प्रोग्राम कोड लिखना है जो सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। अब इस सवाल की बेटा रिक्वायरमेंट्स आपके पास क्या क्या है? पहली रिक्वायरमेंट तो आपके पास क्या लिखी हुई है? टेक द हॉस्पिटल नंबर एज ए पैरामीटर। हॉस्पिटल नंबर जो है इसको मैं क्या लूंगा अपने पास? इनपुट। और ये मेरे पास क्या होगा एज अ पैरामीटर? व्हाट इज अ पैरामीटर? पैरामीटर इज एनी वैल्यू दैट आई कैन गिव और आई कैन चेंज और आई कैन ऐड। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि चेक इफ द नंबर इज वैलिड। ये भी चेक करना है कि सर आपने जो नंबर दिया है वो वैलिड है या नहीं। तीसरी चीज क्या करनी है भाई? आउटपुट कराना है एरर मैसेज। ठीक है, आउटपुट कराना है एरर मैसेज और प्रोसीजर को भी एग्जिट कर देना है अगर नंबर वैलिड ना हो। आउटपुट एरर मैसेज एंड एग्जिट प्रोसीजर। बेटा प्रोसीजर आपका एग्जिट कब होगा? जब आपका नंबर वैलिड नहीं होगा। अच्छा, ये तो एक बात हो गई, लेकिन अगर आपका नंबर वैलिड है तो क्या क्या होगा? अब ये भी देख लेते हैं, अगर हमारा नंबर वैलिड है तो क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन लिखी हुई है कि अगर नंबर वैलिड है तो मैं क्या आउटपुट कराऊंगा? मैं आउटपुट कराऊंगा कि मेरा जो पेशेंट है उसका नाम क्या है। अगर और फिर मैं आपके पास आउटपुट कराऊंगा एक एरर मैसेज, और इसको मैं एग्जिट कर दूंगा अगर वो नंबर वैलिड नहीं है। अच्छा सॉरी, ये तो हो चुका था, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। आउटपुट पेशेंट्स नेम। आउटपुट नॉर्मल रीडिंग्स। सर एक मिनट, नॉर्मल थर्ड रीडिंग्स वाली में, रिक्वायरमेंट दिखाएगा। नॉर्मल रीडिंग्स में ये आएगा कि अगर जो आपकी रेंज है वो आपकी जो रीडिंग है वो रेंज के अंदर है या नहीं। आपकी जो रेंज है, आप और आपकी जो रीडिंग है वो रेंज के अंदर है या नहीं। अच्छा, इसके बाद कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है कि मुझे आउटपुट करानी है वार्निंग। वार्निंग एंड द नेम ऑफ द रीडिंग। वार्निंग एंड नेम ऑफ रीडिंग। इसमें मैं क्या आउटपुट कराऊंगा? फॉर एग्जांपल अगर एक रीडिंग आउट ऑफ रेंज है तो बेटा मैं क्या आउटपुट कराऊंगा? मैं आउटपुट कराऊंगा सिर्फ और सिर्फ वार्निंग। अगर आपके पास आपकी जो रीडिंग है वो नॉर्मल है तो मैं क्या कराऊंगा कि रीडिंग्स आर विद इन द रेंज, जो अभी मैंने बताया कि वो रेंज के अंदर है। और मैं सिवियर वार्निंग कब कराऊंगा? आउटपुट सिवियर वार्निंग जब कराऊंगा जब दोनों रीडिंग्स जो हैं वो आउट ऑफ रेंज होंगी। when both of the readings are out of range। और इसी के साथ साथ मैं इसको कर दूंगा एग्जिट को, प्रोसीजर को। अब आपसे सवाल कहता है कि यू मस्ट यूज सूडो कोड प्रोग्राम कोड टू ऐड कमेंट्स एंड एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स। तो ये अभी तक मैंने आप लोगों को पूरा सवाल यहाँ पे पढ़ के एज इट इज समझा दिया। तो एक और दफ़ा ज़रा सवाल को एक रिकैप कर लेते हैं ताकि सॉल्यूशन शुरू करने से पहले आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, सबसे पहली चीज मैंने बताया कि इसमें डेटा क्या है। डेटा में क्या है? 1D एरे बता दी, 2D एरे बता दी। ये दो चीजें स्टोर करेगा, रीडिंग और पल्स रेट। लेकिन रीडिंग किस में आएगी? 1 डेसिमल प्लेस में। पल्स रेट किस में आएगा? होल नंबर में। वैल्यू दे दी है, रेंज दे दी है। उसके बाद हॉस्पिटल का नंबर या इंडेक्स वाली कहानी समझा दी। डेटा चेक करेगा, वार्निंग भी बताएगा। फिर तुम लोगों को रिक्वायरमेंट बताई बेटा, रिक्वायरमेंट क्या क्या देनी है। हॉस्पिटल नंबर देगा आपको, इनपुट नंबर देखेगा वैलिड है या नहीं, आउटपुट कराएगा एरर मैसेज। अगर नहीं है, नॉट वैलिड, तो एग्जिट कर देगा प्रोसीजर को। अगर वैलिड है तो क्या क्या करेगा? आउटपुट कराएगा पेशेंट का नाम, आउटपुट कराएगा रीडिंग। उसके बाद रीडिंग्स के बारे में बताया कि अगर रीडिंग तुम लोगों की रेंज के अंदर है, अगर आप लोगों की रीडिंग जो है वो रेंज के अंदर है तो आउटपुट कराएगा कि नॉर्मल रीडिंग, इट इज इन रेंज। अगर एक भी रीडिंग जो है वो आपकी आउट ऑफ रेंज है तो क्या इनपुट कराएंगे हम कि ये वार्निंग है।
और अगर दोनों ही रीडिंग्स आप लोगों की आउट ऑफ रेंज है तो क्या आएगा, सिवियर वार्निंग। और यहाँ पे याद रहे कि मैं रीडिंग्स की क्या बात कर रहा हूँ, रीडिंग्स वो जो आपकी यहाँ पर गिवन है, टेम्परेचर और पल्स रेट की। तो अभी तक आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। बेटा जितने भी क्लास में हो, आनिया एंड असद टू, डू यू हैव एनी क्वेरी स्टिल हेयर? सवाल तुम लोगों को पूरा प्रॉपर समझ आ गया अब? जी सर, आ गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सवाल की रिक्वायरमेंट मैंने आप लोगों को पहले समझा दी थी, ताकि जब हम इसको सॉल्व करें तो आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। और याद रहे कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्राइटेरिया ये है कि आप अपने सवाल के अंदर कमेंट दोगे, डिक्लेरेशन करोगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों के मार्क्स हैं। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं करूंगा ये कि सबसे पहले मैं एक यहाँ पे कमेंट ऐड करूंगा। कमेंट क्या ऐड करूंगा मैं, कि ये जो भी मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, इस सॉल्यूशन के अंदर ये मेरी डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन किसकी है? मेरे वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स की। ये आ गया मेरा कमेंट। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी डिक्लेरेशन शुरू करूंगा। अब तुम लोग को अगर सवाल के अंदर याद हो तो मेरी जो वैल्यू थी टेम्परेचर की, वो हाईएस्ट आ रही थी 37.2 और लोएस्ट आ रही थी 31.6। ये मैंने सवाल में से देखा है, ये लिखा हुआ। हाईएस्ट क्या है बेटा? 31.6। लोएस्ट क्या है? 37.2। पल्स रीडिंग की हाईएस्ट क्या है? 55.0, 100 की है। तो ये वैल्यूज ऐसी हैं जो हमें ऑलरेडी सवाल के अंदर दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, मेरी कांस्टेंट की वैल्यू। कांस्टेंट की वैल्यू क्यों है? क्योंकि सवाल के अंदर दी हुई है और कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो मेरे पास जो मेरा टेम्परेचर हाईएस्ट है यहाँ पर, वो मेरे पास क्या है? 37.2। और मेरे पास जो मेरा टेम्परेचर लोएस्ट है वो क्या है? 31.6। इसी तरह से मेरे पास जो मेरा पल्स रेट जो हाईएस्ट है, जो अभी अभी मैंने आप लोगों से शेयर किया है, वो है मेरे पास 100। और मेरे पास जो मेरा सबसे लोएस्ट पल्स है, वो मेरे पास क्या था? 55.0। तो ये मैंने अपनी यहाँ से डिक्लेरेशन को स्टार्ट किया। अच्छा जी, डिक्लेरेशन के बाद इस सवाल के अंदर ये लिखा हुआ है कि यू यू मस्ट यूज सूडो कोड एंड प्रोग्राम कोड। लेकिन एक चीज यहाँ पे जो दी हुई है कि यू नीड टू राइट अ प्रोसीजर। एक प्रोसीजर लिखना है सूडो कोड में। तो पेपर के अंदर बेटा जब भी प्रोसीजर आपने लिखना होगा तो आप इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले तो ऐसे स्टार्ट करेंगे, प्रोसीजर। आपके प्रोसीजर का नाम क्या है? आपका जो प्रोसीजर है उसका नाम है चेक पेशेंट। और प्रोसीजर क्या कहता है कि मुझे लेना है हॉस्पिटल का नंबर जिसकी डाटा टाइप है इंटीजर। वो बात याद रखना कि हॉस्पिटल का नंबर जो है वो 1 से लेके 1000 तक है, जो सवाल के अंदर लिखा हुआ है। इस वजह से ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये लिखा हुआ। मैं आप लोगों को सवाल से भी दिखाता जा रहा हूँ। द हॉस्पिटल नंबर गिवन टू द पेशेंट, दिस इज अ वैल्यू ऑफ बिटवीन 1 and 1000 इंक्लूसिव। तो इसी वजह से मैंने प्रोसीजर को नाम दिया चेक पेशेंट, और हॉस्पिटल का नंबर जो है वो मैंने इंटीजर पे दे दिया। ये मेरा प्रोसीजर डिक्लेयर हो गया। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये दूंगा कि वो अपने पास एक कमेंट लगाता हूँ मैं यहाँ पे, कि नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम चेकिंग फॉर वैलिड हॉस्पिटल नंबर। कि मेरा जो हॉस्पिटल का नंबर है, ये कमेंट लगाया डबल मार्क्स के साथ, चेकिंग फॉर वैलिड हॉस्पिटल नंबर।
और इसकी ये मैंने यहाँ पे लूप लगाया कि अगर मेरा हॉस्पिटल का नंबर, इफ योर माय हॉस्पिटल नंबर इज greater than equals to 1 and my hospital number is greater than equals to 1000, तो फिर आप क्या कर दो, then you can print that this is a valid हॉस्पिटल नंबर। और इसी के साथ आप क्या प्रिंट कराओगे कि आपका जो पेशेंट है उसका नाम क्या है। और ये कहाँ से आएगा, हमारे पास आएगा पेशेंट के, पेशेंट जो एरे है उसके अंदर हॉस्पिटल नंबर में से। तो एक बात तो यहाँ पे ये हो गई, एक मेरे पास सवाल का एक जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के पास अपनी रीडिंग्स को लगाना शुरू करूंगा। अब वो क्या होगा बेटा, कि अगर मेरी रीडिंग हॉस्पिटल नंबर 1 की ग्रेड लेस देन है मेरे टेम्परेचर हाईएस्ट से, और मेरी जो रीडिंग है हॉस्पिटल नंबर 1 इस इस वैल्यू से कम, और ये मेरी जो है वो टेम्परेचर हाई और टेम्परेचर लो हो गया। और इसी के साथ साथ जो मेरी दूसरी रीडिंग है जो मेरी पल्स की है, हॉस्पिटल नंबर आउट ऑफ 2 ऑफ पल्स हाई एंड रीडिंग of my hospital number 2 of pulse low, then print normal reading। ये तो मेरा एक केस हो गया जिसके अंदर मैंने ये कहा कि सर ये तो दो रीडिंग्स हैं। तो सर ये सिवियर वार्निंग हुआ ना बेटा। देखो, सबसे पहले मेरा जो वो है क्या बोलते हैं, हाईएस्ट टेम्परेचर, वो आपके पास आ रहा है 37.2। इस सवाल के अंदर मैंने ये लिखा है कि अगर मेरी रीडिंग हॉस्पिटल नंबर 1 में टेम्परेचर हाईएस्ट क्या है 37.2, ये वैल्यू अगर इसके इससे कम हो जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, और टेम्परेचर लोएस्ट क्या है 31.6, ये वैल्यू इससे ज्यादा हो। सवाल में लिखा हुआ था इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब इस वैल्यूज के इन बिटवीन, लेकिन ये तो इन वैल्यूज से बाहर जा रहा है। अगर 30 एक मिनट, सवाल के अंदर ये लिखा हुआ था यहाँ पर कि हमारी जो रीडिंग है ये इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मीन्स 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ये वैल्यू आई तो ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कंडीशन ये दी है कि अगर 31.6 से वैल्यू ज़्यादा है मतलब 32, 33, 34 है, और अगर 37 से कम है मतलब इस रेंज के अंदर है टेम्परेचर मेरा, और मेरी जो पल्स है, मेरी पल्स हाई क्या है यहाँ पे 100, और पल्स लो क्या है 55, अगर 100 से कम और 55 से ज़्यादा है तो ये तो आप क्या है आपका रेंज के अंदर है। तो यस, दैट मीन्स दैट दिस इज अ नॉर्मल चेक। तो दिस मीन्स दैट दिस इज अ नॉर्मल रीडिंग, क्योंकि ये इसी कंडीशन के अंदर आ रहा है। एक और सवाल ये जो आप लोगों ने मुझसे नहीं पूछा कि सर आपने ये क्या किया है हॉस्पिटल नंबर 1 और ये हॉस्पिटल नंबर 2। बेटा यहाँ पे एक चीज का ध्यान ये रखो कि मेरे पास जो एरे दी हुई है वो एक एरे है जिसका नाम पेशेंट है,
और एक है 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे, जिसका नाम है रीडिंग्स। और रीडिंग्स के अंदर फिर मजीद दो चीजें और हैं, इसमें टेम्परेचर और पल्स भी है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल नंबर को तो मैंने पहले वैलिडेट करा दिया, जो सवाल के अंदर दिया हुआ था कि वो 1 से लेकर 1000 के इन बिटवीन होना चाहिए। ठीक हो गया। अब मैंने लिखा है कि हॉस्पिटल नंबर 1, दैट मीन्स कि उसका जो स्टार्टिंग में है, जिसमें मैं 1 को मैं डिनोट कर रहा हूँ अपने टेम्परेचर से, क्योंकि वो एक 2D एरे है, और 2D एरे में आपको पता है रोज एंड कॉलम ज्यादा होते हैं। तो अगर वो वैल्यूज आपके टेम्परेचर है, टेम्परेचर लो के अंदर है, जिसको मैंने 1 से डिनोट किया है, और इसी के साथ साथ पल्स को मैंने डिनोट किया है 2 से, क्योंकि 2D एरे है, तो अगर ये वैल्यूज इन दोनों के इन बिटवीन आ रही हैं, तो ये एक नॉर्मल रीडिंग है। यहां तक आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन? बेटा व्हाट इज द प्रोसीजर पार्ट? प्रोसीजर पार्ट सिर्फ ये वाला है, मैंने यहाँ पे सिर्फ बताया है कि ये मेरा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है। प्रोसीजर इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, प्रोसीजर लिखा और प्रोसीजर का जो नाम है, यहाँ पे आया प्रोसीजर का नाम, और यहाँ पे आया उसकी डेटा टाइप, और जो आप वैल्यू इनपुट लोगे। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? शुड आई मूव ऑन? Do we take the input separately? Uh, no, you don't need to take the input separately, but a question can have multiple solutions. You can first declare a procedure, and after declaring the procedure, you can take input if you wish to. But right now, I have just declared it initially when I was starting that. और कोई क्वेश्चंस किसी को? Should I move on? यस सर।